Hello students, it's Anuradha ma'am here. Welcome to my YouTube channel Make Concept Easy. आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 12 साइकोलॉजी के चैप्टर 5 थेरेप्टिक अप्रोच की क्वेश्चन आंसर सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ, जो आपके टर्म 2 एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो, आपको पता है जो आपके टर्म 2 एग्जाम होने हैं ये सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव का मतलब क्या हुआ कि इस एग्जाम में आपको क्वेश्चन के आंसर्स लिखने होंगे। आपके एग्जाम में 2 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको उन क्वेश्चंस के आंसर लिखने होंगे। तो देखो, आज के वीडियो लेक्चर में मैंने आपके लिए चैप्टर 5 थेरेप्टिक अप्रोच के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। उनके लिए मैं ये वीडियो लेक्चर बना रही हूँ। आप पूरा वीडियो लेक्चर स्टार्टिंग से एंड तक फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना, ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो। देखो, जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए सेलेक्ट किए हैं ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थेरेप्टिक अप्रोच के, जिनके इस साल पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज साइकोथेरेपी? Psychotherapy is voluntary relationship between one seeking treatment, that is client, and one who treats, that is therapist. देखो, साइकोथेरेपी ये एक वॉल्यूंटरी रिलेशनशिप है दो लोगों के बीच में। दो लोग कौन होते हैं? एक होता है क्लाइंट और दूसरा होता है थेरेपिस्ट। जो ट्रीटमेंट करवाने के लिए आता है, जो अपनी इम्पेयरमेंट को, अपने डिसऑर्डर को क्योर करवाने आता है, वो होता है क्लाइंट, और जो ट्रीटमेंट करता है वो होता है थेरेपिस्ट। यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा है वॉल्यूंटरी रिलेशनशिप। वॉल्यूंटरी का मतलब होता है कि यहाँ पर जो क्लाइंट होता है वो अपनी मर्जी से आता है ट्रीटमेंट के लिए, अपने डिसऑर्डर को क्योर करवाने के लिए। थेरेपिस्ट किसी का भी ट्रीटमेंट बाय फोर्स नहीं करता। तो ये एक वॉल्यूंटरी रिलेशनशिप है थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच में। द पर्पस ऑफ रिलेशनशिप इज टू सोल्व क्लाइंट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। और ये जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश की जाती है, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि जो भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है क्लाइंट को उसे ट्रीट करना। क्लियर? तो साइकोथेरेपी आपको समझ में आ गया। साइकोथेरेपी ये एक वॉल्यूंटरी रिलेशनशिप है क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच में, जिसका पर्पस है क्लाइंट के डिसऑर्डर को सोल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपैथी एंड एम्पैथी? देखो, ये दो टर्म है, सिंपैथी और एम्पैथी। ये सुनने में एक जैसी लगती है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंसेस है। क्या डिफरेंसेस है? In sympathy, one feels compassion and pity towards the suffering of others, but does not feel like others. देखो, सिंपैथी में क्या होता है कि जब किसी पर्सन को कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसके लिए दया दिखाते हैं, कंपैशन दिखाते हैं, पिटी दिखाते हैं, लेकिन हम उस पर्सन की तरह से फील नहीं करते। और एम्पैथी में क्या होता है? वन इज पुटिंग वनसेल्फ इन सफरिंग पर्सन शूज एंड फील्स लाइक अदर पर्सन। इसमें क्या होता है कि हम अपने आप को जो सफरिंग पर्सन होता है उसकी सिचुएशन में प्लेस कर लेते हैं और फिर सोचते हैं कि अगर ये मेरे साथ होता तो क्या होता। तो इसी तरह से जो थेरेपिस्ट होता है वो भी अपने आप को क्लाइंट की सिचुएशन में रखता है और फिर वो सोचता है कि अगर ये सिचुएशन मेरे साथ होती तो मुझे कैसा फील होता। तो इस तरह से क्लाइंट को भी बहुत ज्यादा परेशानी हुई होगी, तो वो क्लाइंट की प्रॉब्लम को अच्छे से एनालाइज करता है और उसे प्रॉपरली ट्रीट करता है। तो एक थेरेपिस्ट के लिए एम्पैथेटिक होना बहुत जरूरी है, ना कि सिंपैथेटिक। Clear? Next question is, what is unconditional positive regard? Answer is, the therapist continues to show positive feeling towards the client even if the client is rude and confides all wrong things that he may have done. Therapist is non-judgmental and accepts the client as he is. देखो, इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ
कि जब एक क्लाइंट इंफॉर्मेशन रिवील करता है तो हो सकता है उसका बिहेवियर रूड हो सकता है वो रॉन्ग थिंग्स को हाइड करने की कोशिश करे, लेकिन जो थेरेपिस्ट होता है उसकी ये ड्यूटी होती है कि हमेशा वो अपने क्लाइंट की बातों को पॉजिटिविटी से सुने, वो हमेशा उसे पॉजिटिव रिगार्ड दे, वो कभी भी जजमेंटल ना हो, वो हमेशा नॉन जजमेंटल होना चाहिए और जैसा क्लाइंट है उसको उसी वे में उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। कभी भी वो क्लाइंट को जज ना करे कि ये जो बात कह रहा है वो गलत कह रहा है या सही कह रहा है। तो वो क्लाइंट के कॉन्फिडेंस को अगर विन कर लेता है तभी क्लाइंट सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन उसके सामने रिवील करेगा। तो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड का मतलब यही हुआ कि क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को वो हमेशा बिना किसी कंडीशन के सुने, वो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड दे, कभी भी वो किसी तरह की नेगेटिविटी शो ना करे, तभी क्लाइंट उसे सारे इमोशन, सारे फियर फ्रीली एक्सप्रेस करेगा। क्लियर? Next question is, what do you mean by free association? It is the main method used in psychodynamic therapy to elicit intrapsychic conflict. In this method, the therapist makes the client comfortable by making him lie down on the couch and asking him to close his eyes and say whatever comes to mind without censoring anything. देखो, ये जो मेथड है फ्री एसोसिएशन, ये साइकोडायनेमिक थेरेपी में यूज किया जाता है। इस मेथड में क्या होता है कि जो भी इंट्रासाइकिक कन्फ्लिक्ट होते हैं उन्हें एलिसिट किया जाता है। इंट्रासाइकिक कन्फ्लिक्ट क्या होते हैं? जो कन्फ्लिक्ट हमारे मन के अंदर चलते हैं, जो हमारे माइंड में कन्फ्लिक्ट होते हैं कि इस काम को हम ऐसे करें या वैसे करें, और हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, किसी तरह का कोई डिसीजन नहीं ले पाते, तो उन कन्फ्लिक्ट को एलिसिट करने के लिए फ्री एसोसिएशन मेथड यूज किया जाता है। देखो, इस मेथड में थेरेपिस्ट क्लाइंट को कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, वो एक रेपो फॉर्म करता है क्लाइंट के साथ, उसे कॉन्फिडेंस में लेता है और इसके बाद वो उसे काउच पर लिटाता है। काउच पर लिटाने के बाद वो उसे आईज क्लोज करने के लिए बोलता है, यानी वो क्लाइंट को मेडिटेशन करने के लिए बोलता है और कहता है कि जो भी आपके माइंड में आ रहा है आप विदाउट सेंसरिंग उस बात को रिवील करो। विदाउट सेंसरिंग का मतलब ये हुआ कि बिना किसी तरह की कोई काट छाट किए वो हर इमोशन को, हर फियर को शेयर करे। जो भी उसके माइंड में आ रहा है हर चीज वो फ्रीली शेयर करे। तो यहाँ थेरेपिस्ट मोटिवेट करता है क्लाइंट को कि जो भी उसके माइंड में आता है वो उसे फ्रीली शेयर करे, उसके जो भी इमोशंस है, जो भी उसका फियर है, वो विदाउट सेंसरिंग शेयर करे, किसी तरह की कोई काट छाट ना करे। ईगो और सुपर ईगो को वो साइड कर देता है, क्योंकि जब ये आते हैं तो हम हमेशा राइट और रॉन्ग के बारे में सोचने लग जाते हैं कि हमें क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए। तो यहाँ पर जो थेरेपिस्ट होता है वो अपने क्लाइंट को मोटिवेट करता है कि जो भी उसके माइंड में आ रहा है वो उसे फ्रीली शेयर करे। तो इस टेक्निक को हम कहते हैं फ्री एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब ECT, शुड इट बी यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट? ECT is electroconvulsive therapy. It is another form of biomedical therapy in which electric shocks are given via electrodes to the brain of the patient to induce convulsion. It should be used rarely when drugs are not effective in controlling the symptoms of patient. देखो, ECT की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। इसका मतलब क्या होता है? ये जो थेरेपी होती है इसमें इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं पेशेंट के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए, और ये जो शॉक देता है ये एक ट्रेन्ड पर्सन देता है, जो साइकेट्रिस्ट होता है। हर पर्सन ये थेरेपी अप्लाई नहीं कर सकता। जब ये शॉक दिए जाते हैं तो पेशेंट के ब्रेन को इंड्यूस किया जाता है। इंड्यूस कन्वर्जन का मतलब क्या हुआ कि मसल्स को इंड्यूस किया जाता है ताकि उनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन रैपिडली हो सके। देखो, ये जो थेरेपी है ECT, ये रेयरली यूज की जाती है,
जब पेशेंट के डिसऑर्डर के सिम्टम्स हैं वो ड्रग से इफेक्टिवली कंट्रोल नहीं होते, तब ये टेक्निक अप्लाई होती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ट्रांसफरेंस न्यूरोसिस? In psychodynamic therapy, the client transfers his unexpressed and repressed feelings of the past onto the therapist. It helps the therapist to know about intrapsychic conflicts. देखो, ट्रांसफरेंस न्यूरोसिस में क्या होता है कि क्लाइंट अपने पास्ट की अनएक्सप्रेस्ड और रिप्रेस्ड फीलिंग को थेरेपिस्ट पर ट्रांसफर कर देता है, क्योंकि चाइल्डहुड में वो फीलिंग रिप्रेस्ड कर दी गई थी। अब वो थेरेपिस्ट को अथॉरिटी फिगर ऑफ पास्ट कंसीडर करता है और सारी फीलिंग ट्रांसफर कर देता है। इसे हम कहते हैं ट्रांसफरेंस न्यूरोसिस। ये हेल्प करता है थेरेपिस्ट की टू नो अबाउट इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट। क्लाइंट के माइंड में क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसे जानने में ये थेरेपिस्ट की हेल्प करता है। जब थेरेपिस्ट को क्लाइंट की प्रॉब्लम का पता लग जाता है तो वो उसे प्रॉपरली ट्रीट करता है। तो ट्रांसफरेंस न्यूरोसिस में यही होता है कि जो भी क्लाइंट की दबी हुई फीलिंग्स है, जो भी उसके अनएक्सप्रेस्ड फियर है, उन्हें वो ट्रांसफर करता है थेरेपिस्ट पर। इसे हम कहते हैं ट्रांसफरेंस न्यूरोसिस। Next question is describe two types of transference suggested by Freud. देखो, ट्रांसफरेंस दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव ट्रांसफरेंस और दूसरा होता है नेगेटिव ट्रांसफरेंस। पॉजिटिव ट्रांसफरेंस में क्या होता है, क्लाइंट में फॉल इन लव विद द थेरेपिस्ट एंड आइडोलाइज हिम। देखो, अगर क्लाइंट का चाइल्डहुड एक्सपीरियंस पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिवली ट्रांसफरेंस शो करेगा। कैसे वो पॉजिटिवली ट्रांसफरेंस करेगा थेरेपिस्ट पर? वो थेरेपिस्ट को प्यार कर सकता है, वो थेरेपिस्ट को आइडोलाइज कर सकता है, क्योंकि उसका पास्ट एक्सपीरियंस पॉजिटिव है। लेकिन अगर क्लाइंट का नेगेटिव एक्सपीरियंस है चाइल्डहुड पीरियड का, तो उसका ट्रांसफरेंस भी नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव ट्रांसफरेंस में क्या होता है, क्लाइंट में बी हॉस्टाइल, एंग्री एंड रिजेंटफुल टुवर्ड्स द थेरेपिस्ट। नेगेटिव ट्रांसफरेंस में क्लाइंट थेरेपिस्ट के लिए हॉस्टाइल हो सकता है, एग्रेसिव हो सकता है, वो अपना एंगर शो कर सकता है, रिजेंटफुल हो सकता है, क्योंकि चाइल्डहुड पीरियड में उसने जो एक्सपीरियंस करा था वो एक्सपीरियंस नेगेटिव था। उसके साथ रॉन्ग ट्रीटमेंट किया गया था, उसे नेग्लेक्ट किया गया था, तो वो अपना सारा रिजेंट, सारा एंगर थेरेपिस्ट पर ट्रांसफर करता है। ये होता है नेगेटिव ट्रांसफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज पॉजिटिव रेनफोर्समेंट वर्क? When a person shows desirable behavior which we want him to repeat, we reward him with positive consequence. For example, if homework is done regularly by a child, he can be given a chocolate. देखो, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट में क्या होता है कि जब एक पर्सन डिजायरेबल बिहेवियर शो करता है, एक पर्सन एक्सेप्टेबल बिहेवियर शो करता है और उस बिहेवियर को हम चाहते हैं रिपीट करवाना, तो हम उस पर्सन को रिवार्ड करते हैं, उसे रेनफोर्स करते हैं, उसे मोटिवेट करते हैं पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस के साथ। तो इसे हम कहते हैं पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। जैसे एक बच्चा है, अगर वो होमवर्क टाइम पर कर लेता है, रेगुलरली होमवर्क करता है, तो हम उसे कहते हैं कि हम आपको चॉकलेट देंगे। तो यहाँ पर बच्चे को पॉजिटिवली मोटिवेट किया गया है होमवर्क टाइम पर करने के लिए, रेगुलरली करने के लिए, उसके बिहेवियर को रेनफोर्स करने के लिए, उसके बिहेवियर को रिपीट करवाने के लिए यहाँ पर उसे चॉकलेट दी जाती है। ये है पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is meant by the term meaning making? Sometimes we get depressed and see no meaning in life because of tragic life events. Meaning making is the quest for finding the spiritual truth of our existence and finding a purpose in life. It is a part of logotherapy. देखो, मीनिंग मेकिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है लोगोथेरेपी में। कई बार क्या होता है कि पर्सन लाइफ में ट्रेजिक इवेंट्स की वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और उसका लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं होता।
वो सोचता है कि ये जो लाइफ है मेरे लिए ये बिल्कुल एमलेस है, पर्पसलेस है, मीनिंगलेस है। उसके माइंड में सुसाइडल थॉट्स आते हैं और वो लाइफ में होपलेस हो जाता है। जैसे देखो, आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक क्लाइंट है जो एथलीट है, एक एक्सीडेंट में उसकी दोनों टांगे चली जाती हैं, तो अब उसका करियर खत्म हो जाता है। वो होपलेस हो जाता है कि अब ये जो लाइफ है मेरे लिए एमलेस है। यहाँ पर जो थेरेपिस्ट है वो उसके एटीट्यूड को चेंज करता है। तो मीनिंग मेकिंग में जो थेरेपिस्ट होता है वो उसके स्पिरिचुअल ट्रुथ को फाइंड आउट करने में उसकी हेल्प करता है। स्पिरिचुअल ट्रुथ क्या होता है? जैसे जो लव, जॉय, विजडम उसने अनकॉन्शियस में सप्रेस कर दिया है, उसे वो रिवील करने की कोशिश करता है। वो उसे समझाता है कि वो पास्ट पर फोकस ना करे, क्योंकि पास्ट को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन प्रेजेंट और फ्यूचर को हम शेप कर सकते हैं। वो उसे लाइफ के एग्जिस्टेंस के बारे में बताता है और लाइफ के पर्पस के बारे में बताता है कि उसकी लाइफ में उसका कितना इंपॉर्टेंस है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय एंटीसीडेंट ऑपरेशन एंड कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशंस? Antecedent and consequent operations are part of behavior therapy. They try to control behavior by changing that precedes the behavior and something after the behavior with the help of or reinforcement. देखो, एंटीसीडेंट का मतलब होता है पहले, precedes। तो यहाँ पर जो थेरेपिस्ट है वो पर्सन के बिहेवियर से पहले के रीजन को चेंज करता है कि ऐसी क्या सिचुएशन आई जिस वजह से ये बिहेवियर एग्जिस्ट हुआ, उसे हम कहते हैं एंटीसीडेंट ऑपरेशन। अब देखो, जो नया बिहेवियर डेवलप हो जाता है उसे थेरेपिस्ट रेनफोर्स करता है। उस बिहेवियर को थेरेपिस्ट मोटिवेट करता है, वो होता है कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन। कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन में नए बिहेवियर को पॉजिटिवली रेनफोर्स किया जाता है और एंटीसीडेंट में बिहेवियर से पहले के रीजन को चेंज किया जाता है। ये होता है एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन। देखो, इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। एक बच्चा है जो रात को खाना नहीं खाता, ये उसका फॉल्टी बिहेवियर है। तो यहाँ पर पेरेंट्स पता लगाते हैं कि बच्चा रात को खाना क्यों नहीं खाता। बच्चे को रात को भूख नहीं लगती तो वो खाना नहीं खाता, लेकिन क्या रीजन है जिस वजह से ये बच्चा रात को खाना नहीं खा रहा? तो देखो, रीजन है कि शाम के टाइम वो हैवी स्नैक्स ले लेता है, इस वजह से उसको रात को भूख नहीं लगती। तो जो ये हैवी स्नैक्स है ये है एंटीसीडेंट ऑपरेशन, यानी जो फॉल्टी बिहेवियर का रीजन है वो है हैवी स्नैक्स। तो पेरेंट्स क्या करते हैं कि उसके शाम के नाश्ते को बंद कर देते हैं। जो हैवी स्नैक्स वो शाम को लेता था वो उसका बंद कर देते हैं, तो बच्चे को भूख लगती है और रात को वो खाना खाता है। ये जो बिहेवियर है ये है कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन, इसे वो पॉजिटिवली रेनफोर्स करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ कैन अ थेरेपिस्ट विन द ट्रस्ट ऑफ क्लाइंट? द थेरेपिस्ट should provide a warm, accepting environment to the client. He should show unconditional positive regard and empathy so that client feels safe and comfortable to share his feelings. देखो, एक थेरेपिस्ट अपने क्लाइंट के ट्रस्ट को कैसे विन कर सकता है? इसका आंसर क्या है कि थेरेपिस्ट को सबसे पहले क्लाइंट को वार्म एंड कॉजी कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए। इसके साथ साथ उसको अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड भी शो करना चाहिए, यानी क्लाइंट जो भी कहता है उसे पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना चाहिए और थेरेपिस्ट को एम्पैथेटिक होना चाहिए। तभी क्लाइंट अपने आप को सेफ फील करेगा, कंफर्टेबल फील करेगा और सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशंस रिवील करेगा थेरेपिस्ट के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, explain how cognitive distortion take place. Cognitive distortion are faulty ways of thinking which distort reality in a negative manner. They create dysfunctional cognitive structure. For example, if a child is neglected by his parents, he thinks that he is unwanted.
देखो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन में क्या होता है कि हमारा फॉल्टी वे ऑफ थिंकिंग हो जाता है। चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस के बेस पर हम अपने माइंड में एक स्कीमा डेवलप कर लेते हैं जो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस का कॉज बनता है। जब चाइल्डहुड में बच्चे के साथ गलत ट्रीटमेंट होता है तो वो अपने माइंड में एक थॉट डेवलप कर लेता है, एक स्कीमा डेवलप करता है जो उसके कॉग्निशन को, उसकी पर्सनालिटी को डिस्टोर्ट कर देता है, वो रियलिटी को नेगेटिव मैनर में कन्वर्ट कर देता है। पर्सनालिटी जब डिस्टोर्ट हो जाती है तो पर्सन की फॉल्टी वे ऑफ थिंकिंग हो जाती है। देखो जब एक बच्चा नेग्लेक्टेड फील करता है अपने पेरेंट्स से, यानी जब बच्चा कहता है कि मेरे पेरेंट्स को मेरी कोई जरूरत नहीं है, वो अनवांटेड फील करता है, तो यहाँ पर उसके माइंड में अपने पेरेंट्स के लिए एक नेगेटिविटी डेवलप होगी, एक स्कीमा डेवलप हो गया, एक नेगेटिव एटीट्यूड बन गया जो बड़े होने तक उसके माइंड में फिक्स रहता है और उसके दिमाग में वो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस जनरेट करता है। तो यहाँ पर उसे एंजाइटी और डिप्रेशन अराइज होगा। क्लियर? तो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन में यही होता है कि हम अपने माइंड में एक स्कीमा डेवलप कर लेते हैं चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस के बेस पर, जिस वजह से हमारा फॉल्टी वे ऑफ थिंकिंग हो जाता है और हमारी जो पर्सनालिटी है वो डिस्टोर्ट हो जाती है और फाइनली रिजल्ट होता है हम डिप्रेशन में चले जाते हैं और हमें एंजाइटी होती है। Clear? Next question is, why is transference accompanied by resistance? Transference exposes our repressed feeling in front of therapist. Client does not want to share these feelings anymore because they make him anxious. Hence, he tries to resist and disturb the process of transference. देखो ट्रांसफरेंस में जब हम अपनी रिप्रेस्ड फीलिंग को, हम अपने इमोशंस को, अपने रिप्रेस्ड फियर को एक्सपोज कर रहे होते हैं थेरेपिस्ट के सामने, तो वहां पर एक सिचुएशन ऐसी आती है कि क्लाइंट डज नॉट वांट टू शेयर दीज फीलिंग्स एनी मोर, क्योंकि जब वो इन फीलिंग को शेयर कर रहा है तो उसे एंजाइटी हो रही है, वो एंशियस हो रहा है, उसे पेन हो रहा है, उसे प्रॉब्लम अराइज हो रही है, तो अब वो चाहता है कि वो रेजिस्ट करे, वो ट्रांसफरेंस को डिस्टर्ब करना चाहता है, यानी वो ट्रांसफरेंस को रोकना चाहता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि ट्रांसफरेंस इज अकम्पनीड बाय रेजिस्टेंस। देखो ट्रांसफरेंस में जो क्लाइंट होता है वो अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना फियर, अपना एंगर ट्रांसफर करता है थेरेपिस्ट पर, तो वो एंशियस होता है, उसे पेन होता है, इस वजह से वो ट्रांसफरेंस को रेजिस्ट करना चाहता है। यही रीजन होता है ट्रांसफरेंस को रोकने का, क्योंकि अब वो नहीं चाहता कि आगे कोई भी इंफॉर्मेशन रिवील करे थेरेपिस्ट के सामने, क्योंकि वो पीरियड उसका बहुत ज्यादा पेनफुल पीरियड है, इस वजह से वो ट्रांसफरेंस को रोकना चाहता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस? देखो रेजिस्टेंस दो तरह का होता है, एक होता है कॉन्शियस रेजिस्टेंस और दूसरा होता है अनकॉन्शियस रेजिस्टेंस। कॉन्शियस रेजिस्टेंस में क्या होता है, वन डेलिबरेटली हाइड्स इंफॉर्मेशन। जो क्लाइंट होता है वो जानबूझकर इंफॉर्मेशन को रिवील नहीं करना चाहता है, जानबूझकर वो इंफॉर्मेशन को छिपाता है थेरेपिस्ट से, तो ये होता है कॉन्शियस रेजिस्टेंस। और अनकॉन्शियस रेजिस्टेंस में क्या होता है, क्लाइंट में फॉरगेट अपॉइंटमेंट, मे कम लेट फॉर द सेशन। देखो अनकॉन्शियस रेजिस्टेंस में क्या होता है कि क्लाइंट एकदम साइलेंट हो जाता है, जब सेशन चल रहा होता है, उसकी थेरेपी चल रही होती है, तो वो एकदम से साइलेंट हो जाता है। या फिर क्लाइंट में फॉरगेट अपॉइंटमेंट, वो अपॉइंटमेंट मिस कर देता है। या फिर क्लाइंट में कम लेट फॉर द सेशन, वो सेशन पर देर से आता है ताकि वो अपनी सारी इंफॉर्मेशन थेरेपिस्ट से शेयर ना कर सके। दोनों ही रेजिस्टेंस का एक एम होता है कि वो थेरेपिस्ट से ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर ना करे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय क्लिनिकल फॉर्मुलेशन? Clinical formulation means formulating client's problem
in therapeutic model which is being used for the treatment. It is very useful for understanding the problem and choice of technique of treatment along with identifying the areas which are to be targeted for treatment. देखो क्लिनिकल फॉर्मुलेशन में क्या होता है कि जब भी थेरेपिस्ट कोई भी थेरेपी देता है, चाहे साइकोडायनेमिक थेरेपी हो, बिहेवियर थेरेपी हो, कॉग्निटिव थेरेपी हो, सबसे पहले वो क्लिनिकल फॉर्मुलेशन करता है। क्लिनिकल फॉर्मुलेशन में 3 स्टेप इन्वॉल्व होती है। पहली स्टेप क्या है? अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम ऑफ द क्लाइंट। यहाँ सबसे पहले 1-2 सेशन में वो क्लाइंट की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करता है। सेकंड स्टेप क्या होती है? एरियाज विच आर टू बी टारगेटेड फॉर ट्रीटमेंट। यहाँ पर वो उस एरिया पर फोकस करता है जिस वजह से क्लाइंट को प्रॉब्लम आ रही है। जैसे देखो, एक क्लाइंट थेरेपिस्ट के पास जाता है, वो अपनी प्रॉब्लम बताता है कि उसकी फैमिली में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, उसे जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम है और बाद में बताता है कि वो अल्कोहल कंज्यूम करता है। तो यहाँ पर थेरेपिस्ट फोकस करता है अल्कोहल कंजम्पशन पर कि यहाँ क्लाइंट अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, यही मेन एरिया है टारगेटेड, यही मेन एरिया है प्रॉब्लम का, क्योंकि अल्कोहल कंज्यूम करने की वजह से ही उसकी फैमिली में प्रॉब्लम अराइज हो रही है और इसी वजह से उसकी जॉब में प्रॉब्लम अराइज हो रही है। तो थर्ड स्टेप में वो क्या करता है? चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ ट्रीटमेंट। थर्ड स्टेप में वो बेस्ट टेक्निक यूज करता है ताकि क्लाइंट की प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सके। तो जो ये क्लिनिकल फॉर्मुलेशन टेक्निक है, ये हर थेरेपी से पहले अप्लाई की जाती है, उसके बाद में थेरेपी दी जाती है। क्लियर? होपफुली आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। प्लीज लाइक माय वीडियो लेक्चर, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। देखो, नोट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ये लिंक है मेरे टेलीग्राम ग्रुप का। जो भी क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, इन सबके नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।